बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ चौधरी और एक हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी यूट्यूब चैनल पे मैसेजेस से कि सोशल मीडिया पे जो टैक्सेशन हुई है इस दफ़ा, जो सोशल मीडिया पे जो तब्दीली आई है, प्लीज़ उसको डिस्कस करें। तो आज मैंने फाइनेंस एक्ट 2026 में जो एक नया टैक्स लगा है जो कि 5% है, विद होल्डिंग टैक्स ऑन सोशल मीडिया इनकम, कि जो आदमी सोशल मीडिया से इनकम कमा रहा है उस पे 5% विद होल्डिंग का मतलब है कि जब उसको इनकम मिलेगी उसको टैक्स काट के इनकम मिलेगी। तो इसकी किस तरह से ट्रीटमेंट होनी है, ये कौन टैक्स काटेगा, ये रिटर्न में किस तरह से शो करना है, क्या ये फाइनल टैक्स है, मिनिमम टैक्स है, कैसा टैक्स है, तो इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए और रिटर्न में कैसे क्लेम करेंगे, तो ये आज का लेक्चर है। अगर आप इसको सुनेंगे तो जो सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेक्शन 154B की। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। उस सेक्शन का मकसद ये है कि अगर बैंक्स, NBFIs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि बैंक के ज़रिए पैसे किसी के आते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे 5% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो भी इनकम किसी को आ रही है उसका 5% जो है बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो उसका 5% टैक्स विद हेल्ड करेंगे। एक तो ये बात का पता चल गया, कौन करेगा, बैंक करेंगे, जहां से आपको ये पैसे मिलने होते हैं। दूसरा ये है कि एक ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है। ठीक है, 6 महीने और उससे एक दिन ज़्यादा जो पाकिस्तान में रहेगा वो रेजिडेंट पर्सन है। जो 6 महीने से कम, 183 डेज से कम पाकिस्तान में रहेगा वो नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट के लिए वो कहते हैं कि जी ये टैक्स जो है मिनिमम है, मतलब ये है कि वो 5% टैक्स उसका कट जाएगा, इतना तो कम से कम उसने देना ही देना है। अब बाकी जो इनकम उसकी बनेगी वो पूरा साल का अपनी रिटर्न बनाएगा, उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, उसमें जो खर्चे हैं वो निकालेगा और जो प्रॉफिट बनेगा उस पे सपोज टैक्स का रेट बनता है 10%। तो अब जो 10% टैक्स का रेट बनता है तो 5% ऑलरेडी उसका आ चुका है, तो 5% बाकी उसे और जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह जब 60 लाख से इनकम क्रॉस कर जाती है बंदे की तो उसमें तकरीबन 35% टैक्स का रेट बन जाता है। तो लेकिन वो प्रॉफिट का होता है। ये जो टैक्स कटेगा ये टोटल रिसीट का कटेगा जो भी आपको बाहर से आई है, लेकिन जो टैक्स आपने रिटर्न के बाद जमा करवाना है परसेंटेज में वो सिर्फ प्रॉफिट में होगा, उससे खर्चे निकालने के बाद। तो अगर तो वो आपका टैक्स इतना कटा होगा कि खर्चे निकालने के बाद वो पूरा आ जाता है तो मिनिमम इतना तो करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर वो कम है और आपका टैक्स पेएबल और ज़्यादा बन रहा है तो वो फिर और आप जमा करवाएंगे। ये है रेजिडेंट पर्सन के लिए। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि उसने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो उसके लिए ये फाइनल टैक्स है कि उसका एक दफ़ा कट गया, बाकी वो उसको फाइनल करके दे दे, उसे और टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है, सेक्शन 154B जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, अब इसमें यह है कि सोशल मीडिया से जो इनकम आ रही है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें किस किस को ये कवर्ड करता है, कौन कौन है सोशल मीडिया में। नंबर 1 है जी यूट्यूबर, जो कि हम भी हैं, तो हम जो है नंबर 1 पे है यूट्यूबर। दूसरा जो है फेसबुक क्रिएटर्स जो है, तीसरे नंबर पे है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक क्रिएटर, ब्लॉगर्स एंड अदर मोनेटाइज डिजिटल क्रिएटर। यानी कि नंबर 1 तो उन्होंने सारे को बता दिया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। एंड पे ये कर दिया कि जो भी जिसका भी मोनेटाइज हो चुका है और उससे उसको पैसे पाकिस्तान में आते हैं किसी भी सोर्स से, तो वो पहले उससे टैक्स कटेगा और फिर वो पाकिस्तान से पैसे क्लेम कर सकेगा। अब इसकी की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें कि क्या है इसमें, तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी इसमें शामिल है। पेमेंट कौन सी है, इंक्लूडिंग द इनवर्ड रेमिटेंस ट्रांसफर और क्रेडिट वाया बैंक और इंटरमीडियरीज।
पहली बात तो ये होगी कि कौन लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, और जो पेमेंट कौन सी है, जो उनके बैंक अकाउंट में रेमिट होती है, बाहर से जो अमाउंट उनके बैंक में रेमिट होगी या बैंक से या इंटरमीडिएट से, वो सारी उसको पेमेंट हम इंक्लूड करेंगे। तो अब टैक्स का रेट मैंने आपको बता दिया, ये डिवीजन 3A-B में है, 5% विद होल्डिंग होगी उस पर, और जो रेजिडेंट है उसके लिए ये मिनिमम टैक्स है, नॉन रेजिडेंट के लिए ये फाइनल टैक्स है। तो डिडक्ट का कब होगा, जब क्रेडिट पैसे होंगे उसके अकाउंट में, जो यूट्यूबर है, टिकटॉकर है या इन्फ्लुएंसर है, उसके अकाउंट में जब पैसे बैंक से ट्रांसफ़र होंगे तो 5% काट के ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे कि पेमेंट आई है, फ़र्ज़ किया उसकी 1 मिलियन, 10 लाख रुपया पेमेंट आई है, तो उस पर 5% बनता है 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपया बैंक काट लेगा, उसका बैंक काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, और बाकी जो होगा 9,50,000 रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो अब ये कंप्लाइंस उसने क्या क्या करनी होगी, ये जिम्मेदारी है अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, कि वो या सोशल मीडिया से जो भी इनकम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे। एक तो रिकॉर्ड किस लिए मेंटेन उन्होंने रखना है कि अगर वो टोटल तो उसकी इनकम होगी, क्या वो सारी इनकम है या उसके कुछ इस पे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। एक्सपेंसेस तो यकीनन होते हैं कि ज़ाहिर है जब वो अपनी वीडियो बना रहा होता है तो उसमें कैमरामैन होते हैं, उसमें जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, वो अगर बिल्डिंग उसने कोई किराए पे ली हुई है तो वो किराया उसका दे रहा है, जो भी खर्चे वो उस इनकम को कमाने के लिए कर रहा है, तो वो सारे खर्चे जो हैं उसके एडमिजिबल हैं कि वो खर्चे निकालने के बाद बाकी उसकी इनकम होगी। ये बात आपने जेहन में रखनी है। यही नहीं समझना कि वो सारी इनकम आ गई तो अब वो उस सारी पे टैक्स बन जाना है, बल्कि आपको अलाउ है कि आप अपने सारे खर्चे पहले उसमें से निकाल लें, जो प्रॉफिट बचेगा उस पर जो टैक्स है वो आपका बनेगा। फिर फाइल टैक्स रिटर्न, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि वो रिटर्न फाइल करे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो अब गवर्नमेंट के पास आ गया कि जितना भी बैंक से ट्रांसफ़र हुई और उस पर टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड चला गया। तो अब वो ये ना समझे कि मेरा तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो उसका सारा पता होगा कि कितनी टोटल इनकम आ रही है। अगर वो अपने खर्चे नहीं क्लेम करेगा रिटर्न बना के, तो फिर वो सारी समझी जाएगी कि जितनी इनकम उसके अकाउंट में आ रही है वो सारी उसकी इनकम है और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह रिकनसाइल द डिडक्शंस, जो उसने डिडक्शंस क्लेम की होंगी, जब मसलन ये हो सकता है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो हम एक ऑफिस है, उस ऑफिस का रेंट कितना है, फिर उसमें जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं उनकी तनख्वाहें कितनी है, फिर जो एडिटर है उसकी तनख्वाह कितनी है, फिर जो इस पे यूटिलिटी के बिल्स आ रहे हैं वो कितनी है, तो वो सारे खर्चे आप डिडक्ट करेंगे, वो आपके डिडक्टिबल हैं, और फिर उसके बाद आपकी जो इनकम बचेगी उस पर टैक्स है। तो अब आपने जो आपके पास बैंक ने पैसे आपके काटे हैं तो उसका भी आपके पास एविडेंस होना चाहिए, बैंक से वो एविडेंस लें जी आपने ये टैक्स मेरा जो काटा है 50,000, जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल में बताया था, तो क्या ये आपने गवर्नमेंट को जमा करवाया है या नहीं जमा करवाया, तो उसका आपने एविडेंस भी लेना है। लें जी, ये थी जो हमें काफ़ी इसकी क्वेरीज आ रही थी, जिन दोस्तों की क्वेरीज थी उनके लिए ये वीडियो बन गई है। इसमें मैंने ऑल ओवर द जो आपने काम करने हैं, जैसे कि आपका जो टैक्स कटना है, फिर टैक्स के बाद आपने क्या रिकॉर्ड रखना है और फिर कैसे रिटर्न जमा करवानी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, बता दी। अब आप अपने दोस्तों को ये शेयर करके उनको भी बता दें ताकि सबको पता चल सके और किसी का नुकसान ना हो कि वो अपने ख़र्चों के हिसाब ना रखे और कल को वो क्लेम ना करे तो टोटल उस पर टैक्स ना पड़े। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।